हेलो फ्रेंड्स। तो अगर हम CAPF और CDS के एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है उसमें ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी फिज़िकल ज्योग्राफी। तो उसी के रिगार्डिंग आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, जैसे हम गैसेस हैं, उसका कंपोजिशन क्या है और वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये है, ये आपका है यहाँ पर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि एयर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो एयर है वो अर्थ का ही एक हिस्सा है जिसका 99% जो मास है, जो 99% जिसका मास है वो ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अब ये अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर, जितना आप ऊपर जाएंगे बस 32 किलोमीटर तक ही आप देखेंगे कि जितना अर्थ का मास है वो यहीं पर ही सारा आपको देखने मिल जाएगा, सिर्फ 32 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहां पर आ जाता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पर आपको बात करेंगे कि कौन कौन सी गैसेस जो है आपको ज़्यादा अबेंडेंस या फिर मतलब अबेंडेंस में देखने मिलेगी या फिर आपको कम रेशो में देखने मिलेगी। नाइट्रोजन की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में यही देखने मिलेगी, 78% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया और उसके बाद आर्गन। ये क्वेश्चन शायद पीछे पूछा भी गया है CDS, और उसमें इनका वो दे देंगे आपको कि इनको सीक्वेंस में लगाइए या फिर मैच द फॉलोइंग करके दे देंगे। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और सबसे कम, ज़्यादातर आपको ऊपर के 3 या 4 पूछे, मतलब ऊपर का खैर पहला तो नहीं पूछेंगे, वो तो सबको ही पता है। तीसरा और चौथा और सबसे आखिरी कि सबसे जो मिनिमम गैस है वो कौन सी पाई जाती है, तो वो है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है। एक हाइड्रोजन, और फिर ये हाइड्रोजन हो गया और ये हीलियम हो गया, ये काफ़ी हल्की गैसेज होती हैं। ठीक है। जो आपके बैलून्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है वो हीलियम ही होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ CO2 की। CO2 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सन से जो रेजेस निकलती हैं उनको बोला जाता है इंसोलेशन। क्या बोला जाता है? इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, यानी कि सन से निकलने वाली रेज को बोला जाता है। सन से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन, और शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं इंसोलेशन। यानी कि सन से निकलने वाली हो गई आपकी इंसोलेशन, और जो आपके सरफेस से जो रेजेस वापस जाती हैं, यानी कि जैसे सन से जो रेजेस आई उसने आपके अर्थ का जो सरफेस है उसको गर्म कर दिया। अब वो गर्म हो गया है, वो गर्म होने के बाद हीट रिलीज करता है, और जो हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जो CO2 का काम रहता है वो ये रहता है, दे आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सन से रेज आई, बीच में CO2 है और जो सन से रेज आई तो ये उसे आने देता है। और ये किस तरह की होती है? ये शॉर्ट वेव लेंथ की होती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, शॉर्ट वेव लेंथ की होती है आपकी इंसोलेशन। तो इंसोलेशन के लिए ये क्या रहता है? उसके लिए ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन जो हमारे इससे अर्थ के सरफेस से जो रेजेस जाती हैं वो लॉन्ग वेव लेंथ की होती हैं, और उन्हें बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उसके लिए ओपेक रहता है। ओपेक मतलब उसको ये रोक लेता है। ठीक है। उसे ये बाहर नहीं जाने देता। इसी की वजह से जो है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको देखने मिलती है क्या? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जब CO2 आपकी रेजेस को बाहर नहीं जाने देगा, टेरेस्ट्रियल हीट को बाहर नहीं जाने देगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा अर्थ के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या? टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसी की वजह से आपकी बढ़ रही है क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में है आप लोगों को? अब एक दो चीज़ और इसमें बताने वाली थी। हाँ खैर वो हो चुका है। अब आगे बात करते हैं हम ओजोन की, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो मैंने अभी जैसे आपको बताया सोलर रेडिएशंस आती है उससे आपको प्रोटेक्ट
करती है। अच्छा, पहले तो हम इसका बात कर लेते हैं कि ये हमें मिलती कहाँ है। जैसे ये आपका सरफेस है, सरफेस से आप देखेंगे कि ओजोन आपको मिलेगी सरफेस से 10 किलोमीटर अबव और उसके ऊपर 50 किलोमीटर, इतनी रेंज में, जैसे सरफेस से यहाँ 10 किलोमीटर और उसके ऊपर 50 किलोमीटर, इतने में आपको ये ओजोन देखने मिल जाएगी। अब ओजोन का जैसे मैंने बताया काम क्या रहता है, ये आप देख रहे हैं सन है, सन से जो रेडिएशंस निकलती है ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए और फिर ये हमें सन की डायरेक्ट रेजेस से बचाता है। इसीलिए हम वरी है कि जो ओजोन का होल है वो बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने से क्या होगा, अगर वो ज़्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से आपका ओजोन होल बढ़ रहा है, और अगर वो बढ़ गया तो सन की जो रेजेज हैं वो डायरेक्ट आएंगी, और जिससे कैंसर वगैरह भी, स्किन कैंसर वगैरह भी आपको देखने मिल जाता है ना। यही कारण है कि ओजोन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपको ओजोन कौन सी लेयर में मिलती है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारी जैसे होती है तीन चार लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये सारी लेयर्स होती है। अब इसमें आपको ये बताना है कि ओजोन जो है आपको कौन से लेयर में देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये CDS और CAPF के एग्जाम्स में। तो ओजोन जो आपको मिलता है वो किस लेयर में मिलता है, ओजोन आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्ट्रेटोस्फेयर का, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वाटर वेपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर वेपर, छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे, और अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये बात कि ये जो है एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल गैस वो गैस होती है जो कि स्टेबल नहीं होती, मतलब जिसका वॉल्यूम स्टेबल नहीं होता। तो ओजोन वाटर वेपर्स क्या है, एक वेरिएबल गैस है, यानी कि ये चेंज होती रहती है। और मैं आपको बताऊं ये एल्टीट्यूड क्या होता है, आपकी हाइट फ्रॉम द सी, यानी कि सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे विद एल्टीट्यूड ओजोन क्या होता जाता है, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मतलब लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वाटर वेपर्स कम होते जाएंगे एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं कि ये आपको कहाँ ज़्यादा देखने मिल सकते हैं, ये आपको कहाँ ज़्यादा देखने मिलेंगे वाटर वेपर, ठीक है। तो अगर मैं वाटर वेपर की बात करूँ तो देखिए ये आपका अर्थ है, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इसे, ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर, ये आपका 23.5 पर आपका वो हो जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 90 डिग्री पे आपके पोलर्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये ज़्यादातर जो आपको देखने मिलेंगे ये आपको मिलेंगे इनवॉर्म टॉपिक एरियाज में, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर है, वाटर मतलब पानी और वेपर मतलब भाप, यानी कि पानी और भाप आपको ज़्यादा कहाँ देखने मिलेंगे, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी या थोड़ा सा पानी होगा। तो इनवॉर्म टॉपिक एरियाज में ये आपको मिलेंगे 4% ऑफ द एयर मास, यानी कि एयर मास का 4% होता है इनवॉर्म और टॉपिक एरियाज में। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं और कहाँ पर इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये आपको देखने मिलेगा कहाँ पर, इनवॉर्म टॉपिक एरियाज में 4% ऑफ द मास, एयर मास। और वहीं अगर मैं बात करूं कोल्ड डेजर्ट या फिर पोलर रीजन में इसका वॉल्यूम घटकर लेस देन 1% हो जाता है। ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, लेस देन 1% हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेस देन 1%, जैसे आपका वो दे देते हैं ना स्टेटमेंट टाइप्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें ये स्टेटमेंट आई हुई थी CAPF एग्जाम में और CDS एग्जाम में भी कि लेस देन 1% रहता है ये कोल्ड और पोलर रीजन में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और इसकी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे,
जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे जैसे पोलर पर लेस देन 1% मिलता है, तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, विद एल्टीट्यूड ये डिक्रीज हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा इनवर्म और इनवर्म वेट ट्रॉपिक्स में आपको देखने मिलेंगे ये, ठीक है। दूसरी, आपको एक इम्पॉर्टेंट इनका ये काम भी रहता है कि जो सोलर रेडिएशंस है, इंसोलेशन जो है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसी का एक कारण है कि ये अर्थ को ना तो ज़्यादा हॉट और ना ज़्यादा कोल्ड होने देता है, और इसीलिए इसको अर्थ का ब्लैंकेट भी बोलते हैं। अर्थ का ब्लैंकेट किसे बोलते हैं? वाटर वेपर्स को, क्योंकि ये अर्थ को ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म होने देता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप इस चैप्टर का, कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी लेयर आती है। ये 4-5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक लेयर के बारे में बात करेंगे, वो कौन सी है आपकी? ट्रोपोस्फेयर। अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूं तो अगर मैं इसकी बात करूं ट्रोपोस्फेयर की, तो ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि ये अगर आपका अर्थ का सरफेस है तो ये आपको पोल्स पर आपको 8 किलोमीटर तक, और इक्वेटर से ये 18 किलोमीटर तक देखने मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इक्वेटर से इसका अंदाज़ा लगाएंगे तो 18 किलोमीटर तक, और पोल से 8 किलोमीटर तक देखने मिल जाएगी। और इसकी जो एवरेज हाइट रहती है, इसकी एवरेज हाइट रहती है 13 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, ठीक है। इसकी जो थिकनेस रहती है, इसकी ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस जो है वो ग्रेटेस्ट आपको देखने में मिलेगी इक्वेटर पर। कहाँ पर? इक्वेटर पर। क्यों? इसका एक कारण यह है क्योंकि जो हीट होती है वो ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स। यहाँ आपके इक्वेटर पर जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, कन्वेक्शन करंट्स मैं बाद में बताऊंगा क्या होते हैं। कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो टेरेस्ट्रियल हीट है, जब हीट अर्थ सरफेस बहुत गर्म हो जाता है तो वहाँ से हीट निकलती है, और जो हीट निकल कर सीधा जाती है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो जो कन्वेक्शन करंट्स इक्वेटर से उठाकर काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं, और वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है? काफ़ी थिक हो जाता है। तो ये एक रीज़न है कि आपको ये थिक देखने मिलेगी। कहाँ पर? इक्वेटर पर। इसी लेयर में आपको जो है डस्ट पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया ना कि डस्ट पार्टिकल्स आपको कहाँ से कहाँ मिलेंगे। अच्छा, डस्ट पार्टिकल्स नहीं, मैंने आपको वाटर वेपर्स बताया कहाँ से कहाँ मिलेंगे, नहीं वो भी नहीं बताया। मतलब लोएस्ट हाइट पर ही आपको देखने मिलते हैं डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, तो वो आपको इसी लेयर में देखने मिलेंगे डस्ट पार्टिकल्स। एक मिनट, हाँ, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर आपको इसी लेयर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसकी बात करते हैं कि जितना भी क्लाइमेट चेंज होता है या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो आपको सारी यहीं पर देखने मिलेगी। अच्छा, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स अगर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो क्लाइमेट चेंज होता है या फिर वेदर जो चेंज होता है या बारिश वगैरह होती है वो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स के चेंजेस से ही होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अगर ये इस लेयर में है, इसी का एक कारण है कि जो क्लाइमेट चेंज है सारा वो आपको कौन सी लेयर में देखने मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। तो अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूं, इस लेयर के टेम्परेचर की बात करूं,